अब काव्य मीमांसा के द्वितीय अध्याय को हम देखते हैं। इसमें कहा गया है क्या, यह ही वांग्मयम उभयथा। यहाँ पर इस संसार में वांग्मय जो है दो प्रकार का है, शास्त्रम काव्यम च, शास्त्र और काव्य। काव्य के लिए शास्त्र आवश्यक है, अतः काव्य रचना से पूर्व शास्त्रों में प्रवेश करना चाहिए। शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानाम पूर्वम शास्त्रे स्वभिनिवेशत। क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं, बिना प्रदीप के आश्रय के अंधकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं हो पाता है। जब तक दीपक न हो तब तक अंधकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए जब आप काव्य की चर्चा करने लगते हैं तो उससे पहले आपको शास्त्र की चर्चा करने आरंभ होता है। तो इसी तरह शास्त्र ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असंभव है। अब शास्त्र की चर्चा करते हैं पहले। तो शास्त्र दो प्रकार का है, पौरुषेय अपौरुषेय। इसको नोट करते जाएंगे आप लोग। ये आप लोग महाभारत की कथा या रामायण की कथा मत सुनिए, नोट करते चलेंगे एक एक करते, क्योंकि फिर ये बिखरा हुआ जो होगा वो आपको प्राप्त इस तरह नहीं होगा। इसीलिए उसी समय में नोट करते चलेंगे। जैसे वांग्मय दो प्रकार का होगा, शास्त्र और काव्य। शास्त्र जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, अपौरुषेय तथा पौरुषेय। अपौरुषेय श्रुति है अर्थात वेद है। श्रुति क्या है, तो मंत्र ब्राह्मणात्मक है, अर्थात तच्च द्विधा अपौरुषेयम पौरुषेयम च। पौरुषेयम श्रुते साचा मंत्र ब्राह्मणे। मंत्र ब्राह्मणात्मक है, मंत्रों में क्रिया प्रयोग निर्दिष्ट है। अब अगर पूछा जाता है आपको जो मंत्र क्या है, तो इसकी परिभाषा आप सीधा सा दे सकते हैं, विवृत्त क्रिया तंत्रा मंत्रा। विवृत्त क्रिया तंत्रा मंत्रा, इस तरह आप परिभाषा दे सकते हैं मंत्र किसको कहते हैं। और इस तरह के मंत्र की परिभाषा आप, विवृत्त क्रिया तंत्रा मंत्रा, अर्थात जहां पर क्रिया प्रयोग निर्दिष्ट है उसको मंत्र कहते हैं। विवृत्त क्रिया तंत्रा मंत्रा। उसके बाद मंत्राणाम स्तुतिंदा व्याख्यान विनियोगादि ग्रंथो ब्राह्मणम। अब ब्राह्मण क्या है, आपने श्रुति देख लिया, मंत्रात्मक जो है उसको देख लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, श्रुति मंत्र तथा ब्राह्मणों से बनी है। ये जो आप कह रहे हैं श्रुति जो है वह मंत्र तथा ब्राह्मणों से बनी है। आपने देख लिया तो मंत्र जो है क्रिया प्रयोग निर्दिष्ट। हाँ, हमने पहले देखा है जो कि वांग्मय दो प्रकार के होंगे, शास्त्र तथा काव्य। फिर शास्त्र जो है वो दो प्रकार के होंगे, अपौरुषेय तथा पौरुषेय। अपौरुषेय जो है वो श्रुति है अर्थात वेद है। तो श्रुति क्या है, तो मंत्र ब्राह्मण से बनी हुई है श्रुति। मंत्र किसको कहते हैं, तो क्रिया में ये मंत्र क्रिया प्रयोग जहां पर निर्दिष्ट है उसको मंत्र कहेंगे। ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्यान तथा विनियोग का वर्णन है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, मंत्रों की स्तुति निंदा व्याख्यान तथा विनियोग का वर्णन है। अब ऋग्वेद जो है, अब अलग अलग चर्चा करेंगे क्योंकि आप एक एक करके धीरे धीरे नीचे पायदान उतर रहे हैं। जैसे हमने शास्त्र में अपौरुषेय पौरुषेय कहा, अब अपौरुषेय में आपने श्रुति कहा। श्रुति जो की है उसमें मंत्र ब्राह्मणात्मक हुए, फिर मंत्र की बात आपने की, उसके बाद ब्राह्मण की बात की। आप मंत्रात्मक जी बात ने आपने जो की थी उसमें भी चार आ जाएंगे, ऋक यजुष साम वेद जो है ये त्रयी है, अथर्ववेद चौथा है। अर्थों के अनुसार जहां पर पदों की व्यवस्था उसको ऋचा कहा जाएगा, और वे ही गीत युक्त होने पर साम है, अर्थात वही मंत्र जो है वो गीत युक्त होने पर साम कहे जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, जो कि इस दृष्टि से, और छंदहीन तथा गीतहीन जो होंगे उनको यजुष कहा जाएगा। छंदहीन तथा गीतहीन जो होंगे उनको यजुष कहा जाएगा। छंदहीन गीतहीन जो होंगे उनको यजुष कहा जाएगा। ठीक, इस तरह हम चार वेद देखते हैं, ऋक यजुष साम तथा अथर्व। इसके साथ ही इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, इनको हम, ये चार उपवेद हैं। ठीक, शिक्षा, ये इतिहास वेद,
धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। ठीक। और इसी के साथ ये कहते हैं कि पंचम वेद कौन है, तो नाट्य वेद है। पंचम नाट्य वेद है। ठीक, पंचम नाट्य वेद है। अब इसके बाद कह रहे हैं जो कि वेदों एवं उपवेदों की आत्मा तथा सभी वर्णों के लिए है। वेदों एवं उपवेदों की जो व्यवस्था की गई है वो सभी वर्णों के लिए किया गया है। फिर आचार्यों का कथन क्या है कि ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो है ये 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, ये जो है ये 6 अंग हैं जो षड वेदांग की बात की गई है। ठीक। इसके बाद यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले यायावरीय जो आचार्य राजशेखर है उनका कथन है कि अलंकार उपयोगी होने के कारण अलंकार जो है वो 7वां अंग है। उपयोगी होने के कारण अलंकार 7वां अंग। इसके बाद हम देख रहे हैं जो कि ये है 7वां मानते हैं कौन, अर्थात 6 जो वेदांग माना गया था उसके अतिरिक्त ये अलंकार उपकारक होने के कारण ये 7वां अंग मानते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं जो कि इसके बाद हम देख रहे हैं जो कि अगर इसका ये क्यों बताया गया है 7वां अंग, तो अगर इसके स्वरूप का ज्ञान न हो तो शास्त्र ज्ञान अर्थात वेदार्थ को आप नहीं जान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचकाशीति। कह रहे हैं कि 7वां अंग क्यों माना गया है, तो अगर इसका ज्ञान न रहे काव्य का तो इसको हम अर्थात साहित्य शास्त्र का अगर ज्ञान न रहे तो हम वेदार्थ को स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया आदि। तो इस तरह हम देखते हैं जो कि 6 अंग तो बताया ही गया था, ये 7वें अंग को भी राजशेखर ने स्वीकार किया है। अब तो यहाँ पर सेयम शास्त्रोते प्रत्यधिकरणम चौडिचम यजो सामार्थर्वणम ब्राह्मणम चोदाहृत्य भाषा मुद्रहिष्यामः तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्नादिवे निष्पत्ति निर्णयनी शिक्षा आपिशीलिदायिका। फिर कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हम स्थानकरण प्रयत्न आदि के द्वारा बताने वाले इन शिक्षा की हम चर्चा करेंगे। और फिर वहां पर चर्चा करते हैं, उदाहरण के लिए आपसी शिक्षा आदि जो है इनकी चर्चा करते हैं। और फिर जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर इनको विनियोग को बताने वाले ये कल्प किसको कहा जाता है, तो विनियोजकम सूत्रम कल्पः कहा गया है। विनियोजकम सूत्रम कल्पः, कल्प किसको कहेंगे, तो विनियोजक मंत्र जो होंगे, विनियोजक जो होंगे ग्रंथ, विनियोग को बताने वाले ग्रंथ जो होंगे उनको कल्प कहेंगे। विनियोजकम सूत्रम कल्पः। इसके बाद कहा गया है जो कि ऋक्पाद साक्ष्य में भी कहा गया है कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। फिर उसके बाद कहते हैं जो कि साचा यजुर्विद्या, यह मुख्यतः यजुर्वेद की विद्या है। शब्दों, फिर कहते हैं शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, शब्दों का अन्वाख्यान जहाँ पर है उसको व्याकरण कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं निर्वचनम निरुक्तम, जहां पर निर्वचन बताया जाए उसको हम निरुक्त कहते हैं। वैदिक शब्दों के निर्वचन करने वाला जो शास्त्र है उसको निरुक्त कहते हैं। फिर छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति, कह रहे हैं वैदिक छंद, ये छंदो विचित में छंदों का विवेचन है। उस छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति। उसके बाद कहते हैं ग्रह गणितम ज्योतिषम, जहां पर ग्रहों की गति तथा विधि तथा गणना की चर्चा हो, इस तरह का शास्त्र जो होगा उसको ज्योतिष कहेंगे। फिर कहते हैं अलंकार व्याख्यानम तो पुरस्तात्, फिर कह रहे हैं कि अलंकार की चर्चा तो हम आगे करेंगे ही करेंगे क्योंकि उसी के लिए प्रवृत्त हुए हैं। फिर आगे चर्चा होती है
पौरुषेयम तो पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणि। अभी आपने प्रश्न किया था पौरुषेय क्या है, तो देखिए पौरुषेय आपके समक्ष उपस्थित है। ये चार शास्त्र जो है वो पौरुषेय है। कौन कौन? पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति तंत्र। अर्थात पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, ये चार शास्त्र जो है वो पौरुषेय है। तत्र वेदाख्यानो वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा। कह रहे हैं यहाँ पर जो ये पुराण का प्रयोग, ये पुराणों में ये वैदिक आख्यान का जो मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। अर्थात पुराण क्या है, जहाँ पर वैदिक आख्यानों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। ये क्या है, ये कितने हैं? तो 18 हैं। कहा भी गया है सर्ग सर्ग प्रतिसंहार कल्पो मन्वंतराणि वंश विदे जगतो जत्र निबद्धम तद विज्ञेयम पुराणमिति। और अगर अन्य जगह देखा जाए तो ये कह रहे हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरण चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये वायु पुराण का कथन है। इसके बाद कहते हैं पुराण प्रविभेद एव इतिहास। पुराण का जो भेद है उसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं सच द्विधा परक्रिया पुरा कल्पाभ्याम। ये दो प्रकार के हैं। कौन? इतिहास जो है दो प्रकार के हैं। इतिहास दो प्रकार के हैं, परक्रिया तथा पुराकल्प। इस विषय में कहते हैं क्या? यदा हो परक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायिका पूर्वा द्वितीया बहुनायिका। कह रहे हैं ये जो परक्रिया और पुराकल्प बताया गया है इनमें मुख्य भेद क्या है? क्योंकि इसमें परक्रिया जो है एक नायक वाली होगी और पुराकल्प जो होगा उसमें अनेक नायकों का वर्णन होगा। तत्र रामायणम महाभारतम चोदाहरणे। तो इस तरह इन्होंने बताया जो कि रामायण और महाभारत जो है ये इनके उदाहरण होंगे। किनके उदाहरण होंगे? ये जो बताया गया इतिहास इसका उदाहरण हुआ। अब कह रहे हैं आन्वीक्षिकी तो विद्यावसरे वक्ष्याम। आन्वीक्षिकी की चर्चा हम जब विद्या की चर्चा करने लगेंगे वहां पर हम बताएंगे। निगम वाक्यानाम न्यायैः। उसके बाद फिर कह रहे हैं जो कि वेद वाक्यों का अनेक तर्कों से विवेचन करने वाला जो ग्रंथ है तो नहीं, इससे पहले है क्योंकि निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्त्रेण विवेक्त्री मीमांसा। वेद वाक्यों का अनेक तर्कों से विवेचन करने वाली जो होती है उसको मीमांसा कहा जाता है। साचा द्विविधा, या मीमांसा दो प्रकार की है, विधि विवेचनी और ब्रह्म निदर्शनी। ये दो प्रकार की हैं। एक तो विधि विवेचिका है, कर्म विवेचिका है, और दूसरा ब्रह्म निदर्शनी अर्थात वेदांत है। अर्थात ये जो मीमांसा की बात हुई थी उसमें प्रथम जो है जो विधि बताने वाली है और दूसरा ब्रह्म निदर्शनी अर्थात वेदांत है। अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। कह रहे हैं स्मृतियां जो है वो क्या करती हैं? वेदार्थ का स्मरण करवाती है, वेद के अभिप्राय को बताती है। और ये कितने हैं? 18 हैं। तानि मानि चतुर्दश विद्यास्थानानि जदुत वेदाश्चत्वारः षडंगानि चत्वारि शास्त्राणि इत्याचार्याः। अब ये 18 कौन कौन से हैं? तो आचार्यों के मत में ये 14 विद्यास्थान। 14 विद्यास्थान में कौन कौन आए? 4 वेद, 6 अंग और 4 शास्त्र। ये 14 हो गए। और 4 वेद, 6 अंग और 4 शास्त्र, ये चतुर्दश विद्या हो गए। और तो 4, 6 और 4, 4 वेद, 6 वेदांग
और 4 शास्त्र, ये चतुर्दश जो विद्याएं हैं भू भुव स्वः इन तीनों लोकों में प्राप्त संपूर्ण वस्तुओं को व्याप्त करके स्थित है। जैसे कि कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में चतुर्दश विद्या के बारे में कहा गया है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। ये चतुर्दश विद्याओं का जिक्र याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। अब ये जो कहा गया है ये चतुर्दश विद्या जो है वह भू भुव स्वः इन तीनों लोकों में, ये इन तीनों लोकों में ये व्याप्त करके हैं। ये इस दृष्टि से कहा गया है कि क्योंकि कहा गया है जो कि विद्यास्थानानाम गंतुम न शक्तो जीवेद वर्षाणाम जोपि साग्रम सहस्रम, ये कह रहे हैं जो सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवे वह भी इन विद्याओं का अंत नहीं पा सकता है, अर्थात सहस्त्र वर्षों में भी इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो कि ये जो यायावरीय है राजशेखर उनका कह रहा है काव्य जो है 15वां विद्या स्थान है और यह संपूर्ण विद्या स्थानों की एकत्र निवास भूमि है। कहते हैं जो कि सकल विद्यास्थानैकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति यायावरीयः। सकल विद्यास्थानैकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति यायावरीयः। कह रहे हैं क्योंकि ये सभी जो ये चतुर्दश विद्या आपने देखा था, इन चतुर्दश विद्याओं का जो है यह निवास स्थान है। इससे पूर्व हमने जो देखा था 18 स्मृतियों को हमने देखा था ना, ये इसके बाद कह रहे हैं जो कि ये काव्य की जो चर्चा कर रहे थे तो इसके लिए बता रहे हैं काव्य की जो चर्चा कर रहे थे इसके अंतर्गत बता रहे हैं जो कि काव्य जो है वो ये निवास भूमि होगी इन चतुर्दश विद्याओं का विद्या स्थानों का, और यह चूंकि गद्य पद्यमय होता है इसीलिए कवि कर्म होता है तथा हितोपदेशक होता है। और कह रहे हैं हितोपदेशकत्वाच्च तद्धि शास्त्राणि अनुधावति, और यह जो होता है यह शास्त्रों का अनुगमन करता है। और अन्य जो आचार्य हैं वो कहते हैं क्या, पूर्वोक्त जो चतुर्दश विद्या स्थान में वार्ता दंड नीति काम सूत्र तथा शिल्प शास्त्र को जोड़ करके 18 विद्या स्थान है। पहले तो बताया गया 14 विद्या स्थान और 15वां बताया गया काव्य को। तो फिर कुछ और आचार्य हैं वो कहते हैं जिसमें वार्ता दंड नीति काम सूत्र शिल्प शास्त्र को जोड़ देते हैं तो 14 + 4 ये 18 विद्याएं हो जाती हैं। वहीं पर आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति चेति विद्या, ये आचार्य शुक्र जो है ये 4 ही विद्या मानते हैं। उनके अनुयायी जो हैं वो कहते हैं दंड नीति केवल विद्या है। ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी तरह आप देखेंगे जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने देखा था वहां भी आपने इसी तरह देखा था। ठीक, फिर कौटिल्य की राय में बताया गया, कौटिल्य की राय में बताया गया क्या, जो कि ये आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीति ये 4 ही विद्या है। इस तरह करके अलग अलग विद्वानों के मत में अलग अलग विद्याओं की बात की गई है। अब हम देखते हैं इसमें जो कि आन्वीक्षिकी को देखते हैं। आन्वीक्षिकी जो है ये 2 प्रकार की है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। ये 4 विद्या जो है मुख्य रूप से इन्होंने भी फिर फाइनल में माना है। पहले तो चतुर्दश विद्या स्थानों की बात की, फिर उन्होंने बताया 18 है और वहां पर 14 चतुर्दश जहां बताया गया वहां पर 15वां बताया काव्य को, और फिर लास्ट में क्या मानते हैं ये कहते हैं कि वस्तुतः 4 ही विद्या है और पंचमी साहित्य विद्या। ये कहते हैं क्या, जो कि आन्वीक्षिक्या विवेचिता त्रयी वार्ता दंड नीत्या प्रभवती। तो कह रहे हैं वहां पर
जो कि आन्वीक्षिकी के ज्ञान से ही ये त्रयी जो है ये नियंत्रण में होती है। और यायावरी जो है राजशेखर, इनके अनुसार 4 विद्याओं के अतिरिक्त पंचमी साहित्य विद्या है और उपर्युक्त चारों विद्याओं का सार तत्व है। ये साहित्य विद्या जो है उपर्युक्त चारों तत्व जो है, चारों जो विद्या है उनके सार तत्व के रूप में है। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 मानते हैं, ये कौटिल्य मानते हैं। तो बृहस्पति 3 मानते हैं। ये अलग अलग जो मानते हैं उनको आप सबका ध्यान में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका मनु जो है उनका अपना अलग मत है, शुक्र जो है उनका अपना अलग मत है। अगर आप लिखना चाहते हैं, हाँ, तो लिखना चाहते हैं तो इनको आप इस तरह कर लिख सकते हैं, जो कि चतुर्दश तो बताया गया था, 15वां इन्होंने बताया है। उसके बाद आन्वीक्षिकी, त्रयी, दंडनी थी, त्रयी, वार्ता और दंडनी थी जो है ये उसना आचार्य था शुक्र जो है उन्होंने बताया है। उसके बाद ये 4 विद्या बताया गया। उसना जो आचार्य जो शुक्र जो है उनके अनुयायियों ने केवल दंडनीति को ही माना है, अर्थात उसना आचार्य जो है वो केवल एक ही विद्या को मानते हैं और वो कहते हैं कि दंड के भय से ही संपूर्ण लोग अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। बृहस्पति अलग बात मानते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि 2 विद्या है, वहां पर दंडनीति और वार्ता को माना गया है। इसके साथ साथ कारण किसी के साथ लोक यात्रा चलती है। मनु जो है ये कहते हैं त्रयी, वार्ता, दंडनीति 3 विद्या मानते हैं, अर्थात शुक्र 1, बृहस्पति 2, मनु 3। उसके बाद ये कौटिल्य जो है ये 4 मानते हैं और ये राजशेखर जो है पंचमी साहित्य विद्या 5 विद्या मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं और 5वां विद्या मानते हुए कहते हैं क्या, जो कि उन 4 विद्याओं का मूल यही है। ठीक, उसके बाद चर्चा करते हैं कि हाँ, इसके बाद चर्चा करते हैं कि विद्याओं की सार्थकता जो है इसी में है कि वो धर्म और अर्थ का साधन कर सके। अगर धर्म और अर्थ का साधन नहीं कर सकती है तो विद्या विद्या वस्तुतः नहीं है। अतः इनसे धर्म और अर्थ का ज्ञान होता है। इन विद्याओं में त्रयी का व्याख्यान पहले कर चुके हैं। त्रयी का व्याख्यान पहले कर चुके हैं मतलब ऋक, यजुः, साम का पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब प्रकरणवश आन्वीक्षिकी की बात आती है। आन्वीक्षिकी को देखते हैं। आन्वीक्षिकी 2 प्रकार की है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। ठीक, पूर्व पक्ष में 3 दर्शन होते हैं, एक अर्हत, भदंत और लोकायत, अर्थात जैन, बौद्ध और लोकायत। अर्हत इसको जैन कहते हैं आप, भदंत बौद्ध कहते हैं और लोकायत अर्थात चार्वाक कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं जो कि उत्तर पक्ष में भी 3 दर्शन देखते हैं, सांख्य, न्याय और वैशेषिक। इस प्रकार 6 दर्शन हुए। इनमें इन 3 तर्कों में 3 कथाएं होती है, वाद, जल्प और वितंडा। इसमें नहीं, 3 तर्क जो हैं उन तर्कों में 3 प्रकार की कथाएं होती है, वाद, जल्प और वितंडा। इनमें वाद जो है वह तो दोनों पक्षों के मध्यस्थों का तत्व ज्ञान कराने के लिए यथार्थ कथन होता है। वाद किसको कहते हैं, तो वाद के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो 6 तर्क हैं, 6 तर्क मतलब 6 दर्शन जो है इनमें भी 3 कथाएं होती हैं, वाद, जल्प, वितंडा। वाद किसको कहा जाएगा, मध्यस्थयोः तत्वावबोधाय वस्तु तत्व परामर्शो वाद है। मध्यस्थयोः तत्वावबोधाय वस्तु तत्व परामर्शो वाद है। वाद किसको कहा जाएगा, मध्यस्थ जो होंगे उनको तत्व का ज्ञान कराने के लिए जो यथार्थ तत्व की उपस्थापना की जाएगी, उसको यथार्थ कथन किया जाएगा, उसको वाद कहा जाएगा। उसका दूसरा क्या है, जल्प। जल्प किसको कहते हैं, तो कहा जाता है विजिगिषोः स्वपक्ष सिद्धये छल जाति निग्रहादि परिग्रहो जल्पः। प्रतिपक्षी पर विजय की इच्छा करने के लिए, अपनी मत की सिद्धि के लिए छल, जाति, निग्रह आदि का आश्रय ग्रहण करना
जल्प कहा जाता है। एक तो ये हुआ जो कि मध्यस्थ को यथार्थ जो है वो बताने के लिए जो किया जाता है उसको कहा जाता है वाद, लेकिन अपने मत को पुष्ट करने के लिए जो छल जाति आदि की बात की जाती है उसको कहा जाता है निग्रह, सॉरी उसको कहा जाता है जल्प। और इसके साथ साथ अपने पक्ष का प्रदर्शन न करते हुए दूसरे पक्ष को दूषित करना वितंडा है, अर्थात स्वपक्षस्य अपरिग्रहित्री पर पक्षस्य दूषयित्री वितंडा। इसको इस तरह देखिए, एक तो हुआ जो कि कोई तर्क कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं जो कि ये रंग लाल है, हमने ऐसा कहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि मध्यस्थ जो व्यक्ति होंगे उनको समझाने के लिए हम कुछ तर्क देंगे, कथन कुछ करेंगे जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ये लाल है, ये होगा वाद। लेकिन जल्प क्या होगा, जो कि अपने पक्ष को मनवाने के लिए जो लाल है इसको करने के लिए छल जाति निग्रह आदि का हम प्रयोग करते हैं, तो उसको कहा जाता है जल्प। और तृतीय क्या होता है कि अपना पक्ष हम दिखाते ही नहीं है, आप दूसरा पक्ष जो है उसके पक्ष में हम दोष दर्शन करवाते हैं, उसको वितंडा कहा जाता है। ठीक है ना, तो वाद जल्प वितंडा ये हुआ। इसके साथ साथ हम आते हैं जो कि वाद जल्प वितंडा के बाद हम देखते हैं अब वार्ता को। तो कृषि पशुपालन जो है, कृषि पशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता, कृषि पशुपालन एवं व्यवसाय का नाम वार्ता है। आन्वीक्षिकी त्रयी एवं वार्ता जो है यह योगक्षेम, इनके योगक्षेम जो होता है उसका साधन कौन होता है, दंड होता है। तो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता का योगक्षेम किससे होगा, योग कहते हैं जो नहीं प्राप्त हुआ इसका प्राप्त होना, क्षेम कहते हैं जो पहले से प्राप्त है वह बचा रहे, संरक्षण। तो योगक्षेम का साधन कौन है, दंड है। इसके कह रहे हैं और उसकी नीति का नाम है दंड नीति, क्योंकि अभी तक जो हमने चर्चा किया है वही शास्त्र है, और इन शास्त्रों का सामान्य लक्षण जो है वह प्रस्तुत किया जाता है इस तरह, किस तरह, जैसे नदियों का प्रवाह प्रवाह आरंभ जो होता है वह छोटा होता है और बाद में विस्तृत हो जाता है, उसी तरह शास्त्र का आरंभ लघु होता है, बाद में वो विस्तृत हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र लोकवंद्य होते हैं। कहा गया है तस्यामायत्ता लोकयात्रेति शास्त्राणि सामान्य लक्षणं चैषां सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा प्रथमं यथोत्तरं विपुलाः ये शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्या। इस तरह हमने शास्त्र को देखा। अब कह रहा है कि इन शास्त्रों का निर्माण सूत्र आदि के द्वारा की जाती है। अब इसका लक्षण कह रहे हैं, जो कि शास्त्र की रचना कैसे होगी, तो सूत्र के द्वारा। तो सूत्र क्या है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम मनवद्यम च सूत्रम सूत्रकृतो विदु। कह रहे हैं सूत्रकार लोग कहते हैं वह सूत्र है जो अल्प अक्षर से युक्त हो, असंदिग्ध हो, चारों तरफ से चारों ओर से सारवान हो, व्यर्थ शब्दहीन हो और अनिंद्य हो। और इसी तरह कहा गया है वायु पुराण में भी लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिणः। इस तरह हम सूत्र का लक्षण देखते हैं। फिर कहते हैं सूत्राणाम सकल सार विवरणम वृत्ति। वृत्ति क्या है, अब सिद्धांत कौमुदी भी देखते हैं तो सूत्र है, उसके साथ साथ वृत्ति को देखते हैं। तो वृत्ति क्या है, तो कह रहे हैं सूत्र के समस्त सार का विवरण करने वाली जो व्याख्या होती है उसको वृत्ति कही जाती है। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति, और कहते हैं सूत्र पर की गई वृत्ति के विवेचन को पद्धति कहा गया है। उसके बाद क्या है, भाष्य क्या है, तो आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम, स्वयं अपनी शंकाओं को उपस्थापित करके उद्भावना करके उनका खंडन करते हुए विस्तृत व्याख्या करना भाष्य कहा जाता है। समीक्षा किसको कहते हैं, अंतर्भाष्यम समीक्षा, भाष्य के अंतर्गत वर्तमान अवान्तर अर्थों का अलग अलग विभाग भी समीक्षा है। अर्थात नहीं, इसको कहते भाष्य में निहित गंभीर अर्थ को बताना समीक्षा है। और इसके साथ साथ और क्या कहते हैं, अवान्तर
अवांतरार्थ विच्छेद सा, और अवांतर विच्छेद को भी अलग अलग होता ना भी है क्या ये समीक्षा है। यथा संभवम अर्थस्य टीकनम टीका। अब टीका किसको कहते हैं ये बता रहे हैं, कह रहे हैं यथा संभव सरल अर्थों को समझाना ये टीका कही जाती है। विषम पद भंजिका पंजिका, कर पंजिका किसको कहते हैं, जो विषम पदों को जोड़ तोड़ करके अलग अलग कर दे उसको पंजिका कही जाती है। अर्थ प्रदर्शन, अर्थ प्रदर्शन कारिका, कारिका जो सूत्रार्थ को स्पष्ट करता है उसको कारिका कही जाती है। फिर वार्तिक क्या है, तो उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम मिति शास्त्र भेदा है। उक्त अनुक्त दुरुक्त शब्दों के विवेचन जहाँ पर किया जाता है उसको वार्तिक कहा जाता है, यही शास्त्र के भेद हैं। कहा गया भवति प्रथयन अर्थम लीनम समभिलुप्तम स्फुटीकुर्वन् अल्पन्नम अल्पम रचयन अल्पम च शास्त्र कवि। शास्त्र कवि जो है गूढ़ अर्थ को प्रकट करता है तथा संदिग्ध अर्थ को स्पष्ट करता है। यह अल्प अर्थ को विस्तृत करता है तथा विस्तृत अर्थ को भी छोटा करता है। फिर कहते हैं शास्त्रिक देश प्रक्रिया प्रकरणम। प्रकरण किसको कहते हैं, शास्त्र के एक देश की प्रक्रिया का नाम प्रकरण है। अध्याय किसको कहेंगे, तो कहें अध्यायादि अध्यायादयस्तु अवांतर विच्छेद है। अध्याय जो है वह अवांतर विच्छेद है। कृतिभिः स्वतंत्रया प्रणीता इति परिसंख्येया अनाख्येयाश्च। फिर कहें इनके रचना कृतिकार विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से की है, अतः ये असंख्य और अवर्ण्य है। शब्दार्थयोः शब्दार्थयोर यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। साहित्य विद्या क्या है इसको बता रहे हैं, वह विद्या जिसमें शब्द और अर्थ का उचित सहभाव हो उसको साहित्य विद्या कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, शब्द शब्दार्थयो यथावत् सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। उपविद्या तो चतुष्षष्ठे, उपविद्या जो है ये तो 64 है। ताश्च कला इति विदग्धवाद है, और विदग्ध जन उसको कला कहते हैं, 64 कला कहते हैं ना। उसके बाद स आजीवा काव्यश्च, काव्यस्य करे वो काव्य का जीवन कहे जाते हैं। तमोपनिषदि के वक्ष्यामः, इनका विवरण औपनिषदिक प्रकरण में ये कहेंगे। इत्यनयोभियुक्तानाम अत्र शरणंभ विस्तरः त्यक्तो निपुण धीगम्यो ग्रंथ गौरव कारण। विद्वानों की कृतियों का विस्तार अनंत होता है, वह चतुर्बुद्धियों के लिए गम्य है, ग्रंथ विस्तार के कारण मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। इस तरह आप शास्त्र निर्देश नाम जो द्वितीय अध्याय है उसको आपने देखा।